हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आईएएस पीसीएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस 365 मैगजीन का इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक, जिसमें इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर थर्ड है। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन का लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 कवर किया है। तो इनकेस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड हमने ऑलरेडी मेंस 365 करके एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड सोशल इश्यूज को कवर कर लिया है, जो टॉपिक्स हैं 365 के। और जो इंटरनेशनल रिलेशन के दो हमने लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो प्लीज़ वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और उसमें पढ़ाने से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट्स है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी जो भी आपका क्वेरी है वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इसमें जो ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, इसमें एक्सपेंशन हुआ है, जिसमें 5 मेंबर्स को ऐड किया गया है परमानेंट मेंबर के तौर पे। जिसमें से देखेंगे इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है। ये न्यू 5 कंट्रीज हैं जिनको ब्रिक्स में ऐड किया गया है। तो देख लेते हैं कि जो ब्रिक्स है उसके एक्सपेंशन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि जब भी यहाँ पे ये इंक्लूसिव मीन्स बहुत सारे कंट्री जब इसमें ऐड होंगे तो ये एक इंक्लूसिव जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के तौर पे वर्क करेगा, जिसमें से देखेंगे कि मैक्सिमम कंटिनेंट्स का, सारे कंटिनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे देखें कि जो मिडल ईस्ट है, जैसे वहाँ पे गल्फ कंट्रीज हैं, उसमें से भी सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से देखेंगे कि इजिप्ट हो गया, इथियोपिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इनका रिप्रेजेंटेशन है। साउथ अमेरिका से देखेंगे वहाँ पे ब्राज़ील है। तो देखेंगे कि और एशिया की भी कंट्री है, तो यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। और जब भी हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में ये जो G7 कंट्रीज हैं उनको ये ओवरटेक कर लिया है। मीन्स परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज इज ग्रेटर देन परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ G7 कंट्रीज। तो देखेंगे कि जो इजिप्ट और इथियोपिया है, इसके आ जाने से यहाँ पे जो ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम्स हैं, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस की बात होती है, तो यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ब्रिक्स में एक बात चल रहा था कि ब्रिक्स करेंसी को लेकर आने के लिए जो कि जो डॉलर है इसको टैकल करेगा। और इस प्रोसेस को मीन्स हम सपोज जो पूरा वर्ल्ड है इसमें मैक्सिमम ट्रेड जो होता है डॉलर में होता है, तो इनकेस हम डॉलर के बजाय किसी अल्टरनेट करेंसी में हम ट्रेड करते हैं ग्लोबल लेवल पे, तो उसको डी डॉलराइजेशन बोलते हैं। तो ब्रिक्स करेंसी आ जाने से डी डॉलराइजेशन पे भी एक इफेक्ट होगा, जिससे हमारा दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंसी कम होगा। तो देख लेते हैं ब्रिक्स का कि ये कब स्टार्ट हुआ। तो जनरली ये स्टार्ट 2000 के आसपास यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने एक पेपर पब्लिश किया था, जिसमें जो फास्टेस्ट डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं इनको एक साथ लाने के लिए बोला था। और ऐसे कंट्री जो G7 के पार्ट नहीं है, तो ये इसका बेस बना था। और इस बेस के दम पे इसको फॉर्म किया गया था ब्रिक्स को। और इसका रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो ये नियरली 41% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 24% इसका ये कैरी करता है वेटेज। और इसके अलावा जो ग्लोबल जो ट्रेड होता है अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, उसका 16% ये यहाँ पे ब्रिक्स कंट्री के थ्रू ये ट्रेड होता है। तो अभी देखते हैं कि जो ब्रिक्स मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है इसका मेजर इनिशिएटिव क्या है। तो आप जानते होंगे कि इंडिया ने इसके लिए बहुत हेल्प किया था न्यू डेवलपमेंट बैंक को ये इस्टेब्लिश करने के लिए। और इसके साथ साथ जो कॉन्टिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट है, जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है अपने मेंबर कंट्रीज को, ये इसका एक की इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ ब्रिक्स जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के लिए फोकस करता है, स्पेशली रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट है वैक्सीन से रिलेटेड फील्ड्स के लिए यहाँ पे काफ़ी इसने सपोर्ट किया था, जिससे कि जो इन्फेक्शंस से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं उसको कंट्रोल किया जा सके, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। और ब्रिक्स जो कंट्री है म्यूचुअल जो कोऑपरेशन के थ्रू एक दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया जा सके और कैसे ट्रेड को और इम्प्रूव किया जा सके, ये जो ब्रिक्स है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन इसका मेन इनिशिएटिव है।
तो अभी करेंटली ब्रिक्स से रिलेटेड भी कुछ देखेंगे, कुछ इश्यूज भी हैं। जैसे देखेंगे कि जो इस खंड में इंक्लूड कंट्री है, यहाँ पे इनका डेवलपमेंट लेवल काफ़ी डिफरेंट है। जैसे चाइना देखेंगे, वो नियरली जो है जो मिडल अपर का जो अपर मिडल इनकम वाली कंट्रीज में आता है, इंडिया लोअर मिडल कंट्री में आता है। फिर कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे उनका जो पर कैपिटा इनकम है काफ़ी कम है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनका इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी डिफर करता है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो चाइना का एक्सपेंशनिज्म का जो पॉलिसी है उसके थ्रू ये जियो पॉलिटिकल इशू क्रिएट करता है। और ऐसा बोला जाता है कि ये इससे चाइना को बढ़ावा मिलता है, ऐसा कभी कभी बोला जाता है। और इस अप्रोच के आ जाने से एक पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा, जिससे कि हम यूएनएससी में परमानेंट जो सीट है उसमें हम मेंबर बन सकें, और उसमें जो अदर कंट्री का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जैसे अफ्रीकन कंट्री का वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उसको हम कैसे उसमें यूएनएससी में रिफॉर्म ला के हम इसको और इंक्लूसिव बना सकते हैं। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए कि इसका तो एक तो परमानेंट सेक्रेटेरिएट मीन्स एक जितने भी मेंबर्स कंट्री हैं इनका थ्रू कोई एक फिक्स इनका ऑफिस बनाना चाहिए। जैसे किसी कंट्री को कोई इश्यू है तो वहाँ पे उसको अप्रोच कर सकें। और जो ब्रिक्स कंट्री हैं आपस में कुछ भी ट्रेड करते हैं तो इनको ट्रेड से रिलेटेड प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो ये सारे कुछ ऐसा हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं इसको ब्रिक्स को और इफेक्टिव बनाने के लिए। और इसके साथ हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए जो इकोनॉमिक हो गया, इकोनॉमिक मीन्स ट्रेड से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, और सोशल जो चैलेंज, सोशल जो बैलेंसेज होते हैं उसको एक साथ टैकल करने के लिए। और इसमें हमें बॉटम अप अप्रोच पे फोकस करना चाहिए। बॉटम अप अप्रोच इन द सेंस कि हमें ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे क्या क्या इशू है और उसको हम रिजॉल्व करना चाहिए। तो इसके लिए हमें प्राइवेट सेक्टर को इसमें बढ़ाना चाहिए पार्टिसिपेशन, जिससे कि यहाँ पे जितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो जो भी इसके मेंबर्स कंट्री हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो ब्रिक्स कंट्री हैं तो उनके लिए ब्रिक्स वीज़ा प्रोवाइड करना चाहिए कि जिससे इनकेस आप कोई किसी एक कंट्री का वीज़ा पा लेते हैं तो जितने भी ब्रिक्स कंट्री हैं वहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाए, जस्ट लाइक यूरोप में जो यूरोपियन यूनियन करता है। और इसके अलावा जो कोलैबोरेशन है मेंबर कंट्री में, इनको आपस में और इन्हेंस करना चाहिए, जिससे कि इनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और जो बायलैटरल रिलेशन काफ़ी हेल्दी वे में डेवलप करे। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि जो ब्रिक्स है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए। तो पहला ये पॉइंट है कि इंडिया का ये एक स्ट्रॉन्ग वॉइस के तौर पे काम करता है। जैसे कि आप देखेंगे जब भी इसका मीटिंग होता है तो इंडिया टेररिज्म हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, ऐसे जो की टॉपिक्स होते हैं या इशूज होते हैं इसको काफ़ी हाईलाइट करता है इंडिया। दूसरा सिग्निफिकेंस है कि ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है डायलॉग करने के लिए। और स्पेशली जब देखेंगे दो कंट्री के बीच में जब टेंशन्स बढ़ जाती है, स्पेशली जब इंडिया और चाइना को लेकर जो कलाम 2017 में नियरली 2017 के आसपास जो स्टैंड ऑफ हुआ था, उस बीच में इंडिया चाइना के बीच में टेंशन बढ़ गया था। तो उस टेंशन के बीच भी ब्रिक्स के हेल्प से हम आपस में बायलैटरल जो टेंशन है उसको कम कर रहे थे, और हमारा जो ट्रेड था उस पर हम फोकस कर रहे थे। और इसके अलावा ये जो ब्रिक्स आ जाने की वजह से और ब्रिक्स जितना स्ट्रांग होगा तो जो यूएनएससी है इसको लगेगा कि इसमें रिफॉर्म की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा, जो यूएनएससी है डब्ल्यूटीओ मीन्स वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसमें रिफॉर्म के लिए जो मेंबर्स कंट्री हैं वो मजबूर होंगे और उसका जो रिक्वायरमेंट है और डिमांड है ये डे बाई डे इंक्रीज करेगा। और इसके साथ साथ इंडिया ने काफ़ी एक पॉजिटिव स्टेप्स लिया था न्यू डेवलपमेंट बैंक को लाकर, जिससे कि जो डेवलपिंग कंट्री मेंबर कंट्रीज हैं इनको एक लोन और सपोर्ट प्रोवाइड कर सके इनके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट्स के लिए। और यहाँ पे देखेंगे कि ब्रिक्स कंट्री का जब आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा, यहाँ पे जो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, तो यहाँ पे जो इम्पोर्ट्स होते हैं वो डाइवर्सिफाई होगा। मीन्स हम जो मेंबर्स कंट्री हैं, एक कंट्री से सपोज ब्राज़ील से ज़्यादा कुछ मंगा रहे हैं, कोई कंट्री ब्राज़ील से शुगर मंगा रहा है, तो वो उसके साथ साथ वो इंडिया से ट्राई करेगा कि इंडिया से भी वहाँ पे शुगर्स का इम्पोर्ट करे। तो इससे क्या होगा कि इंपोर्ट का डिपेंडेंसी किसी पर्टिकुलर एक कंट्री पे नहीं रहेगी और इसमें सप्लाई चेन काफ़ी अच्छे से बिल्ड होगा। हमारा अगला टॉपिक है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, जिसको आईपीईएफ शॉर्ट में बोला जाता है। इनके प्रीवियस जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उसको ध्यान रखेंगे।
तो देखेंगे कि ये जो फ्रेमवर्क आया था IPEF, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, मीन्स जेनेसिस कहाँ से हुई थी। तो बेसिकली ये ज्वाइंटली लाया गया था यूएसए, मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अदर जो उसके पार्टनर कंट्री हैं, उसके थ्रू ये लाया गया था 2022 में टोक्यो में, जब यहाँ पे इसका कोई मीटिंग चल रहा था उस बीच में। और ये इसका मेन जो की इनिशिएटिव है, जो की ऑब्जेक्टिव है, इसमें इकोनॉमिक इंगेजमेंट को बढ़ाना, जिससे कि हम ग्रोथ पे फोकस कर सकें, पीस पे फोकस कर सकें, और जो अपना ट्रेड हुआ और कल्चरल प्रॉस्पेरिटी हुआ, इस पे फोकस कर सकें अपने बेल्ट में, स्पेशली जो इंडो पैसिफिक रीजन है। मीन्स जो इंडो पैसिफिक रीजन ऐसा होता है कि जो सपोज ये अपना कंट्री है, कंट्री में इधर वाला जो साउथ में, इंडिया के साउथ में जो ओशन है, इसको इंडियन ओशन बोलते हैं, और इसके बगल में जो ये चाइना है, इसके आसपास का जो सी है, यहाँ पे यूएसए है, इसके आसपास का सी को हम पैसिफिक सी बोलते हैं। तो यहाँ की जो मेंबर्स कंट्री हैं, यहाँ पे रहने वाले छोटे छोटे आइसलैंड कंट्री हो गए, यहाँ पे इन लोगों के बीच में कैसे कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, इसी के लिए लाया गया था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। और बेसिकली इसको एक हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसको बोला जाता है कि एक एशियन नाटो के तौर पे भी इसको एशियन नाटो तो नहीं बोला, क्वाड को हम बेसिकली एशियन नाटो बोलते हैं। बट इसके अलावा देखेंगे कि ये एक चाइना को टैकल करने के लिए लाया गया था अमेरिका द्वारा। तो अभी देखेंगे करंटली इसमें 14 पार्टनर कंट्रीज हैं इंडिया को लेकर, और देखेंगे कि नियरली 40% जो वर्ल्ड का जीडीपी है इससे राउट होता है, और नियरली जो 28% जो ग्लोबल गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड है, ये यहाँ से इंडो पैसिफिक रीजन से होता है। और इंडो पैसिफिक रीजन के 4 पिलर्स हैं, उस 4 पिलर्स में दिखा देते हैं कि पहला तो एक तो ट्रेड हो गया, जिससे कि हम जो मेंबर्स कंट्री है उसके बीच में ट्रेड का प्रॉपरली गवर्नेंस हो। उसके अलावा जो सप्लाई चेन से, मीन्स ट्रेड होता है, लॉजिस्टिक होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू कोई भी सामान एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है, तो उसको हम कैसे और इफेक्टिव वे में करें, जिससे कि कोई ट्रेड से रिलेटेड बैरियर और इशू ना रहे। और इसके साथ हम क्लाइमेट पे कैसे फोकस कर सकते हैं बाई क्लीन इकोनॉमी एंड क्लीन एनर्जी के थ्रू, जिससे कि डिकार्बनाइजेशन पे भी बूस्ट मिले, और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर भी बूस्ट मिले, और इकोनॉमी फेयर होना चाहिए, जिससे कि टैक्स हुआ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, या फिर एंटी ब्राइबरी रिजिम हुआ, इन सब चीज़ों पे रोक लगे, जिससे कि हमें ट्रेड करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और इंडिया ने देखेंगे जो इसके 4 पिलर हैं उसमें से 3 को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट ये वाला जो ट्रेड वाला जो पिलर है, कनेक्टेड इकोनॉमिक ट्रेड, इसको छोड़ के इंडिया ने बाकी तीनों को एक्सेप्ट कर लिया था। और इंडिया को जो ट्रेड वाला पिलर है इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखेंगे जो IPEF है, इसमें ये ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं प्रोवाइड करता जिससे लीगल हम टैरिफ का या मार्केट एक्सेस से रिलेटेड नेगोशिएशन करें, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में होता है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या, ये जो IPEF है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है, ये इतना इम्पोर्टेंट में इसका इतना सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि देखेंगे एक तो इकोनॉमिक पे ये ज़्यादा फोकस करता है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए। दूसरा है कि फ्री एंड ओपन जो इंडियन पैसिफिक रीजन है, मीन्स इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में जो कंट्रीज हैं, इनके बीच में किसी जो हेजिमनी वाली कंट्री का कोई दबदबा ना रहे, ये फ्री होना चाहिए। मीन्स छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं, आइसलैंड कंट्रीज जो हैं, उनको भी आराम से बिना किसी प्रेशर के यहाँ पे अपना ट्रेड और व्यापार कर सकें। और इसके साथ साथ जो सप्लाई चेन्स है, इसमें कोई डिफिकल्टी ना हो, जिससे कि हमारा लॉजिस्टिक जो चार्ज है वो भी कम लगे, और हम अपने ट्रेड पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएँ। और इसके साथ साथ देखेंगे जब भी ये बूस्ट होगा, इससे क्या होगा कि जो यूएस का हेजिमोनी है ये डे बाई डे बढ़ेगा। और कहा जाता है कि इंडिया का जो चाइना का इंडो पैसिफिक प्लान है, इसको काउंटर करने के लिए लाया गया था। और इस IPEF को आ जाने से जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, इसमें एक डीपर इंटीग्रेशन होगा इंडिया का। क्योंकि देखेंगे कि जो इंडो पैसिफिक जो बेल्ट है उसमें सबसे बड़ा कंट्री और सबसे बड़ा इकोनॉमी इंडिया है। तो ये मेजरली क्या होगा, इंडिया को इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हमें जो IPEF है इसकी क्रेडिबिलिटी हमें काफ़ी बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ हमें जो मेंबर्स कंट्री हैं उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए, जिससे कि आपस में ये ट्रेड और कर पाएँ। और इसके साथ साथ इसमें कोई बाइंडिंग रूल्स भी लेकर आना चाहिए कि कोई ऐसा रूल है तो जो मेंबर्स कंट्री हैं उस पर बाइंडिंग हो लीगली।
और हमें जो IPEF का मेंबरशिप कंट्री है उसको उसमें और इंक्लूसिवनेस मीन्स छोटे मोटे जो देश हैं उनको भी इससे जोड़ना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे IPEF जितना एक्सपेंड होगा उतने ही इसको रिकॉग्नाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। और जो अप्रोच है चाइना के थ्रू अप्रोच है, ये देखेंगे कि बहुत सारे कंट्री इसलिए नहीं जुड़ेंगे क्योंकि उनका ये थिंकिंग है कि ये एंटी चाइना स्ट्रेटजी है और इसकी वजह से इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये सारे कुछ की इनिशिएटिव हैं IPEF से रिलेटेड। हमारा अगला टॉपिक है कि जो क्वाड है मीन्स, ये क्वाड मीन्स होता है 4 कंट्रीज को क्वाड बोलता है, जिसमें US हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडो हो गया, जापान हो गया। मीन्स देखेंगे कि ये 2 एशियन कंट्रीज हैं और ये एक नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज है और ये साउथ अफ्रीका जो एक जो जानते होंगे कि साउथ में एक कंट्री है ये। तो इससे इसमें 4 कंट्री है, ये स्पेशली फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव हेल्दी इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं। जो IPEF हमने बताया था इंडो पैसिफिक से रिलेटेड, उसी के लिए ये था, जो कि चाइना के जो प्रभाव है उसको काउंटर करने के लिए लाया गया था। और ये जो है एनुअल मीटिंग हर साल होता है जिसमें अल्टरनेट कंट्री जो है इसको होस्ट करते हैं। और देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। हमने बता दिया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA इसके मेंबर्स कंट्री हैं। और ये क्या है कि जो ग्लोबल फूड है, ग्लोबल गुड गवर्नेंस से रिलेटेड इस पर ज़्यादा फोकस करता है, जिससे कि ओपन, फ्री और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन रहे। और इसका जो वर्किंग है बेसिकली 6 इसके भी पिलर्स हैं। जैसे कि मेन पहला पिलर है ये क्लाइमेट पे ज़्यादा फोकस करता है कि क्लीन एनर्जी पे हम कैसे फोकस कर सकते हैं, और जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको कैसे फोकस कर सकते हैं। जैसे देखें ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जिसको ओपन रैन बोलते हैं, कैसे हम टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। और जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर एक्टिविटीज हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी को कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि हम जो आपस की कंट्रीज हैं, जैसे जो ये 4 मेंबर कंट्री हैं, इनके बीच में कैसे सिक्योरिटी का जो पार्टनरशिप है कैसे और अच्छे से बिल्ड हो। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना और स्पेस से रिलेटेड जो एक्सप्लोरेशन है या मिशन है उस पर ज़्यादा फोकस करना। तो ये इसके कुछ 6 पिलर्स हैं। तो देख लेते हैं कि जो क्वाड है वो इंडिया के लिए इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि देखेंगे कि जो क्वाड कंट्री है वहाँ पे देखेंगे कि 50% ग्लोबल जो मैरीटाइम जो ओशन से रिलेटेड जो ट्रेड होता है उस पर इंडिया का कंट्रोल है। और नियरली 60% ग्लोबल GDP जो है इससे मेंबर कंट्री का, वो इंडिया इसको गवर्न करता है। तो ये देखेंगे कि इससे क्या होगा कि इंडिया ने जो बूस्ट टू एक्ट ईस्ट मीन्स देखेंगे कि ये जो हमारा डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो इंडिया के यहाँ पे अपना प्यारा भारत है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ईस्ट वाली जो कंट्रीज हैं जैसे म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, थाईलैंड हो गया, ताइवान हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गए। तो इन सबको जो ईस्ट में इंडिया के ईस्ट साइड में कंट्रीज हैं इस पे भी ये फोकस होगा और इस पे इनके बीच में जो कॉपरेशन होगा ये काफ़ी अच्छे से बिल्ड होगा। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक एडवांटेज भी होगा, क्योंकि देखेंगे कि चाइना को काउंटर जब भी करेंगे तो और चाइना के सप्लाई चेन में जब भी डिसरप्शन होगा तो उसको टैकल करने के लिए ये एक अल्टरनेट लोग इन्वेस्टमेंट कंट्री या फिर इन्वेस्टमेंट का लोकेशन सर्च करेंगे। तो देखेंगे चाइना के बगल में इंडिया सबसे प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो क्वाड से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस में देखेंगे कि इसमें इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है काफ़ी कम है। मीन्स देखेंगे कि इसमें सिक्योरिटी का ना तो इसमें सिक्योरिटी का कोई अरेंजमेंट है प्रॉपरली, ना तो ट्रेड से रिलेटेड कोई अरेंजमेंट है। और इसके अलावा कि ये एक कोल्ड वार मेंटेलिटी मीन्स कोल्ड वार ऐसा होता है कि ओपनली आप युद्ध नहीं कर रहे हैं बट आप उसके कुछ न कुछ पीछे मीन्स पीठ पीछे कुछ न कुछ ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं किसी अदर कंट्री के अगेंस्ट। तो एक बोला जाता है कोल्ड वार ये मेंटेलिटी है। जैसे कि एशियन नाटो, इसको एशियन नाटो भी चाइना इसको स्पेशली जो उसका ग्लोबल टाइम मैगजीन है इसमें एशियन नाटो इसको बुलाता है। जैसे कि वहाँ पे यूरोपियन कंट्री में काउंटर करने के लिए नाटो है रसिया को, वैसे ही चाइना को काउंटर करने के लिए एशिया में एशियन नाटो की तरफ पे क्वाड काम करता है। जो वहाँ पे जो चाइना के देखेंगे ईस्ट में जो जापान है उसको काउंटर करता है और इधर
वेस्ट में इंडिया को काउंटर करता है, इंडिया को सपोर्ट करता है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो इससे रिलेटेड डेलोरी का भी इशू है, क्योंकि देखेंगे जो क्वाड है इसने कोविड-19 जब आया था उस टाइम पे देखेंगे कि 800 मिलियन वैक्सीन भी नहीं सप्लाई कर पाया था। तो इससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस हैं, बट इंडिया का देखेंगे कि क्वाड से रिलेटेड कुछ कंसर्न है, क्योंकि देखेंगे इंडिया का डे बाई डे चाइना के साथ कुछ टेंशंस जो हैं बढ़ रहे हैं। तो इसमें फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप का इशू है, क्योंकि जो क्वाड है ये और ब्रिक्स एससीओ इन दोनों को एक साथ बैलेंस करना काफ़ी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि सपोज ये इंडिया का झुकाव यदि क्वाड की तरफ होता है तो ऐसा लगेगा कि जो ब्रिक्स और एससीओ वाली कंट्री है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इसको इग्नोर कर रहा है और इसके साइड इनकेस इंक्लाइन हो रहा है, झुकाव हो रहा है, तो यूएसए और जापान को ऐसा लगेगा, यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया जो इसको ऐसा लगेगा कि ये जो क्वाड है कंट्रीज हैं इसको इग्नोर कर रहा है। तो ये इंडिया का एक डायलेमा है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो इसके साथ साथ इंडिया का सबसे बड़ा एक और इशू है कि सपोज इसमें इंडिया एक्टिवली इंगेज हो जाता है तो जो रसिया हमारा एक ट्राई एंड टेस्टेड फ्रेंड है वो और ईरान, इन दोनों को ऐसा लगेगा कि ये इन दो कंट्री को डिच कर रहा है, इंडिया छोड़ रहा है, मीन्स इनको उतना भाव नहीं दे रहा। तो ये सारे इंडिया के रिस्पेक्ट में कुछ चैलेंजेस हैं। तो इसका क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि हमें रीजनल प्रॉस्पेरिटी को फोकस करना चाहिए कि हम कैसे रीजन उस रीजन में हम कैसे और अच्छे से जो सॉवरेनिटी है किसी कंट्री का संप्रभुता है उसको कैसे हम बचा के रख सकते हैं, उसको कैसे फोकस कर सकते हैं। और जो अदर प्लेयर्स हैं उस पे भी हमें जो उस बिल्ड में उस रीजन में अदर प्लेयर है या कोई इंस्टीट्यूशन है उस पे भी हमें फोकस करना चाहिए। और जो एम्बिग्विटी है और क्लैरिटी है, जैसे देखेंगे कि हमने बताया था यहाँ पे कि रसिया और ईरान के तरफ और फिर क्वाड और इस जो ब्रिक्स है इन दोनों को बैलेंस करना, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। तो इन सब चीज़ों को हमें काफ़ी अच्छे से प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। हमारे पढ़ाने से जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मैं फीडबैक के थ्रू बताइए कि हमारा लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। और एक लेक्चर लाने के लिए बहुत इसमें हमें टाइम देना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है, तो प्लीज़ हमें लाइक करके कमेंट करके एंड सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले अगला जो नेक्स्ट वीडियोस हैं और इसमें टाइम टाइम बेसिस पे वीडियो लेकर आने के लिए। तो देखेंगे कॉमनवेल्थ ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये 75 साल रिसेंटली हो गया था इसको इस्टेब्लिश हुए। तो देख लेते हैं इंडिया का रिलेशनशिप कॉमनवेल्थ के साथ कैसा है, क्योंकि देखेंगे जो कॉमनवेल्थ कंट्री है उसमें सबसे बड़ी कंट्री जो है इंडिया है और उसका नियरली 60% पॉपुलेशन सिर्फ वो इंडिया कैरी करता है। और इसमें जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है इसमें देखा जाएगा तो चौथा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। और इंडिया ने इसको 1993 में कॉमनवेल्थ समिट होस्ट किया था और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम होस्ट किया था न्यू दिल्ली में। और इसके साथ साथ देखेंगे कि हम इसमें बार बार क्वेश्चन ये उठता है कि जो कॉमनवेल्थ है आज के टाइम पे उतना रिलीवेंट नहीं है। तो इसमें यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इज द कॉमनवेल्थ रिलीवेंट इन द प्रेजेंट टाइम्स, तो क्रिटिकली एनालाइज। तो क्या होगा कि इसके लिए आप देखेंगे कि कुछ आर्गुमेंट जो है उसके फेवर में है कि ये आज के टाइम पे उतना रिलीवेंट नहीं है और कुछ आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट है कि आज भी ये रिलीवेंट है उतना। तो आइए हम देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं। तो पहले कुछ जो आर्गुमेंट उसके फेवर में है, क्योंकि देखेंगे कि जो कॉमनवेल्थ है कि हर साल जब भी किसी कंट्री में कॉमनवेल्थ कंट्री में इलेक्शन होता है तो वहाँ पे एक ऑब्जर्वर के थ्रू वहाँ पे भेजते हैं और प्रमोट करते हैं कि जो इलेक्शन हो रहा है उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रहे। और ये 1960 से ये कॉमनवेल्थ कंट्री को भेजते हैं जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बना रहे और इलेक्शन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं इस पर ये फोकस करें। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उस पर भी ये फोकस करता है और स्पेशली उसमें जो गोल नंबर 7 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कि पीस एंड डेवलपमेंट, तो इस पे भी ये फोकस करता है। और इसके साथ साथ जो कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रेड पे भी ये फोकस करता है, जिसमें देखा जाएगा कि जो इसमें आपस में मेंबर कंट्री हैं उसके बीच में
ठीक ठाक अमाउंट का ट्रेड हो जाता है। तो इसके अगेंस्ट भी कुछ, जो कॉमनवेल्थ है इसके अगेंस्ट में भी कुछ आर्गुमेंट है। जैसे देखा जाएगा कि यहाँ पे अभी भी कुछ कंट्रीज को ऐसा फील आता है कि कॉलोनाइजेशन की तरफ से, कि अभी भी हम इसके जो ब्रिटिशर्स थे उसके गुलाम हैं। तो ये एक बार बार पॉइंट याद दिलाता है, तो ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो ग्लोबल इश्यूज हैं इसको ये टैकल नहीं कर पा रहा है। स्पेशली देखेंगे जब कोविड-19 आया था, तो उस टाइम पे इस कॉमनवेल्थ से कोई प्रॉपरली सपोर्ट नहीं मिला था। तो ये एक दूसरा उसके अगेंस्ट में पॉइंट है। इसके अलावा देखेंगे कि जो इसके मेंबर्स कंट्री हैं इसके बीच में प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये सारे कुछ इसके अगेंस्ट में पेपर हैं। तो इनकेस कभी भी आप यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसके फेवर में और जो उसके अगेंस्ट में लिखने रहते हैं जो आंसर होता है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि आप एक को एक न्यूट्रल बनकर इसमें आपको एक कंक्लूजन भी लिखना रहता है। तो अभी देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है? क्योंकि देखेंगे कि रिसेंटली जब यूक्रेन रसिया वार हुआ तो वहाँ पे जो यूएस था बार बार प्रेशराइज कर रहा था, जो यूएस हुआ यूरोपियन कंट्री, कि हम जो रसिया से वहाँ पे उसको जो ट्रेड कर रहे हैं उसको बिल्कुल बंद कर दें। बट इंडिया ने बंद नहीं किया और इनफैक्ट कि उससे परचेजिंग और ज़्यादा कर लिया। तो नॉन अलाइनमेंट वो मीन्स होता है कि हम किसी की तरफ झुकाव नहीं। मीन्स जब इसका हम बैकग्राउंड बता देते हैं कि ये कब एग्जैक्टली आया था, कि ये फर्स्ट टाइम आया था 1961 में जब बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुआ था। और ये लाया इसलिए गया था जब अमेरिका और रसिया के बीच में युद्ध चल रहे थे। तो वहाँ पे अमेरिका ने नाटो बनाया और रसिया ने, उस टाइम पे यूएसएसआर था, तो वार्सा पैक्ट बनाया। तो इन दो कंट्री ने बाकी अदर जो कंट्रीज हैं उस पर प्रेशराइज किया, कि जैसे यूएस ने प्रेशराइज किया कि आप नाटो की तरफ झुको और इनकी जो बात मानो। और रसिया और इससे जो यूएसएसआर था उसने कहा कि हमारे हमको सपोर्ट करो। तो इसको टैकल करने के लिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लाया गया था, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स थे उस टाइम पे जो इजिप्ट के हेड थे, घाना के जो हेड थे, इंडिया के हेड थे, इंडोनेशिया और यूगोस्लेविया के जो हेड थे। इन लोगों ने आपस में लेकर आया कि हमें ऐसी कोई मजबूरी नहीं कि हम या तो नाटो की ओर झुके या फिर वार्सा की जो रसिया के द्वारा लाया गया था उसकी ओर झुके, हम न्यूट्रल भी रह सकते हैं। तो वही न्यूट्रल रहने को ही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोला गया। और रिसेंटली देखेंगे कि ये जो इसका समिट हुआ था ये कंपाला युगांडा में हुआ था। कंपाला युगांडा का कैपिटल है। तो यहाँ पे हुआ था और वहाँ पे एक डिक्लेरेशन लेकर आया था। मीन्स जिस कंट्री में होता है तो उसके उस कंट्री के कैपिटल के नाम से उसको डिक्लेरेशन बोला जाता है। जैसे G20 का प्रेसिडेंसी जब इंडिया में हुआ तो उसको उस टाइम पे जो भी पॉइंट्स को डिस्कस किया गया और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया गया, उसी को न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन बोलते थे। तो देखेंगे कि सबसे न्यूएस्ट कंट्री जो था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, ये देखेंगे कि साउथ सूडान था, जो कि 121वीं कंट्री था। हमने बता दिया इसका जेनेसिस जो था 1955 में, 1955 में आया था बंडोंग इंडोनेशिया के थ्रू। और इसका जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था 1961 में हुआ था। और कौन कौन से इसके मेंबर कंट्री थे ये भी हमने बता दिया है, जैसे इजिप्ट, घाना, इंडिया, इंडोनेशिया ने यूगोस्लेविया। और इसके साथ साथ देखेंगे कि इसका कोई परमानेंट ऑफिस नहीं है। तो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इसका क्या क्या की प्रिंसिपल है, जैसे हमें रिस्पेक्ट करना है यूएन के जो चार्टर्स हैं, जो रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस है उसको हमें फॉलो करना है। और किसी देश का जो सोवेनिटी है, संप्रभुता है, इक्वालिटी है और टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है उस पर हमें रेस्पेक्ट करना है। इसके साथ साथ हमें पीसफुल जो रिजोल्यूशन है, मीन्स किसी कंट्री में वायलेशन जो है, वार है, इस पर फोकस नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है हमें यूएन चार्टर के द्वारा। और इसके साथ साथ जो हमारा डिफेंस से रिलेटेड राइट है उसको हम रिस्पेक्ट करना चाहिए किसी भी कंट्री का। और इसके साथ साथ हमें एक देश का दूसरे देश में कोई दखल नहीं होनी चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और हमें प्रमोट करना चाहिए मल्टीलेटरलिज्म, जिससे कि हम ना तो किसी स्पेसिफिक एक पक्ष के साइड ना रहें, ना तो यूएसआर की तरफ रहें, ना तो फिर हम यूएस के साइड रहें। हम जैसे हमको इच्छा रहे, हमारे इंटीग्रिटी और हमारे जो भी हमारे लोगों के लिए सूट करे उस पर हम बने रहें। तो ये इसका कुछ की प्रिंसिपल्स हैं।
तो अभी करेंटली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, ये रिलीवेंट है कि नहीं इसको देख लेते हैं। क्योंकि जब भी यूक्रेन रसिया वार हुआ था इसका इम्पोर्टेंस पता चल गया था कि जब भी इसका मेन जो रिलीवेंसी है ये है कि जो इसके मेंबर्स कंट्री हैं इनका जो सोवेरेनिटी है, संप्रभुता है उस देश का, ये उसकी रक्षा करता है, रिस्पेक्ट करता है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो फॉरेन पॉलिसी होता है किसी भी कंट्री का, जो फॉरेन पॉलिसी होता है वो इंडिपेंडेंस रहता है, मीन्स किसी अदर कंट्री के प्रभाव में नहीं आता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की वजह से। और इसके साथ साथ हम जो इसके मेंबर्स कंट्री हैं इसके बीच में एक हम यूनिफाई मीन्स एकता क्रिएट करते हैं, यूनिटी क्रिएट करते हैं। और इसके साथ साथ जब हम किसी पक्ष की ओर नहीं झुकेंगे तो हम मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशन है, ग्लोबल पीस है, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो आज के टाइम पे जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इस पे काफ़ी इसका डिमांड बढ़ गया है, बहुत सारी कंट्री इस पे जुड़ना चाह रहे हैं। और ये बार बार फोकस करता है यूएन के रिफॉर्म को लेकर, जिससे कि जो सिर्फ 5 कंट्री ही परमानेंट मेंबर ना रहें और जो कंट्रीज हैं उनको भी इससे हेल्प मिले और अदर कंट्रीज भी इसके मेंबर्स रहें। हमारा अगला टॉपिक है कि इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो बेसिकली देख लेते हैं कि ओवरव्यू कि इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है। तो ये पहला कोई एक तो ये डायनेमिक पॉलिसी है जो कि 2008 में लेकर आया गया था। और इसका मेन एम जो था इसका कि हम इंडिया के आसपास के जो नेबर से रिलेटेड अपने नेबरिंग कंट्री हो गए, जैसे अपना नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो ये जो हमारे मालदीव्स हो गया, तो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इस पे हम कैसे बायलेटरल रिलेशंस हैं इस पे कैसे और अच्छे से हम बिल्ड कर सकते हैं, और साथ साथ इस पे कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे हम कैसे फोकस कर सकते हैं। तो नेबरहुड का जो पॉलिसी है अपना नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि देखेंगे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के थ्रू ही इंडिया जो ग्लोबल साउथ है, मीन्स जो ब्रांडिटी लाइन के नीचे वाली कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री, उनका जो आवाज़ है, वॉइसेज है, उनके इशूज हैं जो बड़े लेवल पे उठाता है, स्पेशली यूएनएससी और आईएमएफ के रिफॉर्म को लेकर। और ये फोकस करता है मल्टीलैटरलिज्म को लेकर, और इंडिया अपना सॉफ्ट पावर जो स्ट्रेटजी है उसको भी इसके थ्रू जो होता है दिखाता है कि सॉफ्ट पावर मीन्स, हमने प्रीवियस वीडियो में सॉफ्ट पावर क्या होता है इसको बताया है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में भी बोलता है कि इंडिया का जो एनर्जी नीड्स है इसके बारे में भी इंडिया बताता है। और जो अपना इंडिया के नेबर्स हैं जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यहाँ का एक बड़े भाई के तौर पे ये काम करता है। और जो इंडिया में सपोज डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ डेफिसिट है तो इसको ये फुलफिल करने का काम करता है, जैसे कालादान प्रोजेक्ट हो गया, अरोरा अगरतला रेल लिंक है, इस पर भी फोकस करता है। तो इन सब चीज़ से रिलेटेड जो इंडिया का नेबरहुड पॉलिसी, इससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस है, तो देखेंगे कि जो हिस्टोरिकल बैगेज मीन्स जो हमारे आसपास के पड़ोस कंट्री है, स्पेशली जो चाइना पाकिस्तान है, इन कंट्री के बीच में कोई स्पेशल या फिर एक क्लियर लाइन ना होने की वजह से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो ये एक अनडिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। और इसके साथ साथ देखेंगे कि हमेशा जो स्मॉल कंट्रीज हैं इनके थ्रू ये एक बड़ा भाई बन के काम करता है, स्पेशली जो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, इनके बीच में। और जो डोमेस्टिक पॉलिसी हैं इसके थ्रू भी देखेंगे कि हमारे जो स्टेट्स हैं वो कोई पॉलिसी लेकर आते हैं, जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, तो क्या होता है कि जो उस साइड में रहने वाली कंट्रीज हैं उनको भी इशू क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे तमिल है, तमिल सेंटिमेंट की वजह से देखेंगे कि जो इंडिया श्रीलंका का पॉलिसी ये काफ़ी इम्पैक्ट होता है और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता रहता है। क्योंकि देखेंगे वहाँ पे मछुआरों को लेकर यूजुअली कोई ना कोई इशू चलता रहता है। और इसके साथ साथ देखेंगे एक तो रिसेंट में सबसे बड़ा इशू है कि इंडिया के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, जैसे अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, फिर देखेंगे बांग्लादेश में अभी रिसेंट में इशू आया था कुछ दिन पहले, जो श्रीलंका में क्राइसिस आया था तो वहाँ पे भी इशू था। तो ये सारे कुछ इशूज हैं इंडिया के जो बॉर्डर कंट्रीज हैं। तो इंडिया जो 5S प्रिंसिपल है इस पर फोकस करता है, मीन्स सम्मान, मीन्स हमें जो भी हमारे जो बॉर्डर जो कंट्रीज हैं उसको हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और कोई भी इशू है तो हमें संवाद करनी चाहिए, सेकेंड इज फॉर, और हमें शांति जो मीन्स पीस का पे फोकस करना चाहिए, हमें वार पे कुछ इशू नहीं क्रिएट करना चाहिए वो, और हमें बात के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू ही कोई जो होता है कि किसी भी बात का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और समृद्धि मीन्स प्रॉस्पेरिटी भी फोकस करनी चाहिए कि हम अपने लोगों का भलाई के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। और इसके साथ साथ
जो हमारा कल्चर है उसको हम कैसे फोकस कर सकते हैं, इस पे फोकस करना चाहिए। तो ये कुछ 5 एस प्रिंसिपल हैं हमारे जो नेबरहुड पॉलिसी है इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो अभी हमारा अगला टॉपिक है कि देखिए चाइना का राइज हमारे इंडिया के लिए थ्रेट है कि नहीं, ये यूपीएससी का जानते होंगे। यूपीएससी का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि रिसेंट में देखेंगे चाइना का अपना इकोनॉमिक सुपर पावर को दिखाते हुए काफ़ी जो अदर आसपास की कंट्रीज वहाँ पे इशू क्रिएट कर रहा है। जैसे देखेंगे कि जो साउथ चाइना से वहाँ पे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इन लोगों को इशू क्रिएट करता है। तो अभी जो मेजर स्ट्रेटेजिक थ्रेट है इंडिया का वो क्या है, क्योंकि देखेंगे कि रिसेंट में चाइनीज़ का इंक्लूजन हुआ था, मीन्स चाइनीज़ जो आर्मी थी वहाँ पे आ गई थी हमारे लद्दाख वाले बेल्ट में, और ऐसा बोला जाता है उन्होंने कुछ लिमिटेड एरिया को कवर किया है, मतलब कंट्रोल में ले लिया है। तो और इसके साथ आप देखेंगे कि रिसेंट में चाइना ने क्या किया था कि अरुणाचल प्रदेश जो हमारा प्यारा स्टेट है, वहाँ पे कुछ जो जिला या फिर कुछ विलेज है वहाँ का नाम, नियरली 30 विलेजेस का नाम उन्होंने चेंज कर दिया था। तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता रहता है, जिससे कि जो इंडिया का सोवेरेनिटी है, संप्रभुता है, इससे एक काफ़ी चैलेंजेस मिलता है। और जो सीपीईसी है, मीन्स सीपीईसी फुल फॉर्म है इसका, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसकी वजह से देखिए इंडिया का सोवेरेनिटी का भी इसमें इशू क्रिएट आता है, क्योंकि आप जानते होंगे इंडिया का जो कश्मीर है वो कश्मीर के रास्ते से वहाँ पे सीपीईसी पास होता है। स्पेशली जो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ के कुछ हिस्से से ये पास होता है। तो ये इंडिया के सोवेरेनिटी पे काफ़ी इशू क्रिएट करता है। और देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे जो अपना चाइना के साइड वाला बॉर्डर है एलडीसी के साइड में, वहाँ पे देखेंगे कि चाइना ने काफ़ी एक वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। तो जिसकी वजह से ये हमारे और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है कि चाइना भी उसका इकोनॉमिक काफ़ी अच्छा हो गया है इंडिया के कंपेरिजन में। तो क्या होता है अपने मिलिट्री पे ज़्यादा वो स्पेंडिंग करता है, और इस स्पेंडिंग का ज़्यादा करने की वजह से इंडिया पे एक धौंस दिखाता रहता है और हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता रहता है, जिससे कि इंडिया का माइंड डाइवर्ट हो और इंडिया का जो अपना कैपेसिटी है और जो उसका स्टेमिना है डेवलप करने का जिस ग्रोथ रेट से, उतना वो डेवलप ना कर पाए। तो इंडिया का देखेंगे कि अभी चाइना के साथ काफ़ी जो ट्रेड का डेफिसिट है वो काफ़ी बढ़ गया था। नियरली देखेंगे 2023 में नियरली $99 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है। मीन्स हम चाइना पे टू मच डिपेंडेंट है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो चाइना है अपना इकोनॉमिक्स डोमिनेंस की वजह से एक जियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करता रहता है, जिसी को हम जियो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मीन्स अपने जो इकोनॉमिक्स का बेनिफिट उठाकर जो वर्ल्ड लेवल पे जियो पॉलिटिकल मूवमेंट करता है, उसी को हम जियो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे क्या किया था, चाइना ने श्रीलंका को कुछ लोन दिया था, और इसमें हाई इंटरेस्ट रेट होने की वजह से जब श्रीलंका चुका नहीं पाया, तो उसके बदले में क्या किया श्रीलंका जो चाइना ने, हम्बनटोटा जो पोर्ट है श्रीलंका का, उसको 100 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया। तो ये श्रीलंका की जो सोवेरेनिटी है, संप्रभुता है, इसका ये खिलवाड़ है, मजाक बना बना दिया है। तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं चाइना को लेकर, और इंडिया ने इसको कम करने के लिए क्या क्या जो एफर्ट्स डाले हैं, क्या क्या एक्शंस लिए हैं। देखेंगे कि इंडिया ने भी जो चाइनीज मिलिट्री है उसमें उसके साथ काफ़ी डट के खड़ा किया और सामना किया। स्पेशली जो लद्दाख हुआ, डोकलाम वाला इंसिडेंट हुआ था, यहाँ पे इंडिया ने काफ़ी अच्छे से उनको टैकल किया और उनके साथ एकदम आंख से आंख मिलाकर वहाँ पे खड़ा रहा। और इसके साथ साथ देखेंगे कि इंडिया एक्टिव जो इंडिया पैसिफिक पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, और इसको टैकल करने के लिए आप जानते होंगे कि जो ब्रह्मोस अपना मिसाइल है, इसको फिलीपींस को भी सप्लाई किया, जिससे कि जो साउथ चाइना और सी में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है चाइना और फिलीपींस के बीच में, जिससे फिलीपींस को एक सपोर्ट मिले, क्योंकि वहाँ पे जो मैक्सिमम एरिया है उसको चाइना बोलता है कि ये मेरा है, जिसको 9 डैश लाइन बोलते हैं। और वहाँ पे ये जो सोवेरेनिटी है उसका ये एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। और इसके साथ साथ देखेंगे इंडिया ने एक और स्टेप लिया था, जैसे जो चाइनीज इकोनॉमिक डोमिनेंस इसको कम करने के लिए टिकटॉक को बैन कर दिया, या फिर बहुत सारे मोर देन 300 जो एप्लीकेशन चाइनीज एप्लीकेशन थे इसको बैन किया। और इसके साथ साथ देखेंगे इंडिया जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं इनका हमेशा जो
आवाज़ है उसको बड़े इंस्टीट्यूशन पे, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन पे हमेशा उठाता रहता है। जैसे G20 में साउथ अफ्रीकन यूनियन को उसको मेंबर बनाया और उसकी आवाज़ को उठाया। और इसके साथ साथ इंडिया जो अपना सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है ये भी करता रहता है, जिससे कि एक पॉजिटिव वे में जो अदर कंट्रीज हैं उस पर इम्पैक्ट जाए। तो अभी देखेंगे कि रिसेंट में चाइना ने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए हुए हैं अपने इंडो पैसिफिक बेल्ट में। जैसे देखेंगे कि ट्रेड वार है यूएस के थ्रू। फिर यहाँ पे देखेंगे कि जो छोटे छोटे पैसिफिक ओशन में आइसलैंड कंट्री हैं वहाँ पे भी इसका इन्फ्लुएंस चाइना का बढ़ता जा रहा है। जैसे देखेंगे कि सोलोमन आइसलैंड जो है वहाँ पे सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है चाइना ने। और इसके साथ साथ जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। स्पेशली देखेंगे फिलीपींस हुआ, वियतनाम हो गया, यहाँ पे इन लोगों के थ्रू ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता रहता है। फिर हांगकांग में प्रोटेस्ट का इशू है, ताइवान के साथ इसका टेंशन है, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये इसका काफ़ी बड़ा एक इशू है। फिर जो साउथ अफ्रीका में गरीब देश है उनको हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे देकर वहाँ पे क्या करता है कि डेट ट्रैक का पॉलिसी अपनाता है जी। तो ये सारे कुछ की चैलेंजेस हैं। हमारा अगला टॉपिक है, ये टॉपिक जो है प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेटेड, जो इंडिया और चाइना का जो इशू है उसी से रिलेटेड है कि इंडिया चाइना बॉर्डर का जो इशू है। देखेंगे कि इंडिया ने भी क्या किया था कि पहले तो चाइना ने आंध्र प्रदेश का नियरली 30 प्लेसेस का जो नाम है उसको चेंज किया था और बोला था ये साउथ तिब्बत का पार्ट है। तो इसको काउंटर करने के लिए भी इंडिया ने 30 प्लेसेस का जो तिब्बत के मीन्स जो वेस्टर्न या फिर नॉर्थ वेस्टर्न वाले जो तिब्बत के थे वहाँ पे देखेंगे कि 30 प्लेसेस का नाम चेंज किया था इसको काउंटर करने के लिए। तो देखेंगे कि इससे क्या हुआ, रिसेंट में दोनों लोगों ने डिस्क्लेट करने के लिए बात किया था जो LAC पे स्टैंड ऑफ हुआ था, जहाँ पे डिपसोंग और डेमचोक जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसको डिस्क्लेट करने की बात चल रही थी। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो मेजर इशू है चाइना और इंडिया के साथ, यहाँ पे ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला जो बेल्ट है जिसको अक्साई चीन वाला है, दौलत बेग ओल्डी जो लद्दाख में पड़ता है, एक इधर इशू है, दूसरा इशू अरुणाचल प्रदेश को लेकर है। यहाँ पे देखेंगे कि कोई उतना इशूज नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे जो अपना चिकन नेक है जो यहाँ पे सिक्किम वाला पार्ट है, यहाँ पे एक इशू है क्योंकि यहाँ पे बहुत नैरो एरिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक सिक्योरिटी का इशूज रहते हैं। तो हमेशा चीन क्या करता है कि ये वाला जो दौलत बेग ओल्डी वाला एरिया है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता रहता है और इसके साथ साथ बहुत सारे एरिया को यहाँ पे कब्जा करने का ट्राई करता है लद्दाख वाले पार्ट में, और अरुणाचल में भी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता रहता है। तो देखेंगे कि जो इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वो एग्जैक्टली क्या है। तो इसको हम जो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC बोलते हैं। आप जानते होंगे LOC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पाकिस्तान के साइड जो हमारा लाइन है उसको LOC बोलते हैं और चाइना के साथ वाला हमारा LAC है। तो इंडिया और चाइना के बीच में देखेंगे कि ऐसा कोई म्यूचुअली जो एग्रीड LAC है अपना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये नहीं है, मीन्स ऑन पेपर पे है बट दोनों कंट्री एक दूसरे से ये इसको मानते नहीं है। क्योंकि इंडिया का मानना है कि LAC पे नियरली जो है 3488 किलोमीटर लंबा एरिया पे इसका अधिकार है, बट चाइना है वो मानता है कि सिर्फ 2000 किलोमीटर ही अधिकार है। तो ये इश्यूज हैं। और इसके साथ साथ देखेंगे LAC को हम डिवाइड करें तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वेस्टर्न पार्ट है जो लद्दाख वाला पार्ट है, जहाँ पे इसको हमने दिखाया था ये वेस्टर्न है, ये सेंट्रल है और ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है। तो एक तो देखेंगे लद्दाख वाला है, यहाँ पे एक जानते हैं कि इंडिया जॉनसन लाइन को मानता है जो कि 1865 में लाया गया था, और जो चाइना है ये मैकडोनल्ड लाइन को मानता है जो कि 1899 में लाया गया था। बट इसके साथ साथ जो मिडल सेक्टर है यहाँ पे मेजरली कोई उतना इशू नहीं है, जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला रीजन है। बट जो ईस्टर्न सेक्टर है स्पेशली जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है, यहाँ पे जानते होंगे कि चाइना हमेशा क्लेम करता है कि जो आंध्र प्रदेश है ये तिब्बत का एक पार्ट है और वहाँ का एक स्टेट है, ना कि इंडिया का। तो ये सारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। और जानते होंगे कि जो मेन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था वो हुआ था मैकमोहन लाइन वाला जो था, उसमें को शिमला कन्वेंशन जो हुआ था 1914 में, जो कि ब्रिटिश इंडिया चाइना और तिब्बत के बीच में हुआ था। इसके बीच में उस टाइम पे म्यूचुअली जो थे सब लोग एग्री हो गए थे। बट क्या हुआ कि 1949 में जानते होंगे कि जब वहाँ पे कम्युनिस्ट ने
चाइना में अपना पावर में आए, तो उन लोगों ने क्या किया, इस जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है इससे वापस हो गए, मीन्स इसको वापस ले लिए। तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो मैकमोहन लाइन है इसके बीच में वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता रहता है। हमारा अगला टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी। और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली आप जानते होंगे कि एक शाहपुर कांडी बैराज है, इसको इंडिया ने इस पे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर लिया था रावी रिवर पे, जिससे कि इंडिया के हिस्से वाला पानी है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि जब इंडस वाटर ट्रीटी लाया गया था तो इसमें तीन जो छह मेजर रिवर्स हैं, तो उसमें तीन पाक को दिया गया था, पाक को जिसको शॉर्ट में CJI बोलते हैं, मीन्स चिनाब, झेलम और इंडस। और इसके साथ साथ जो इंडिया को मिला उसको बोलते हैं रावी, ब्यास एंड सतलज। ये तीन नदी इंडिया को मिला था। बट क्या हुआ कि ये इन तीन नदियों का जो पानी था ये इंडिया प्रॉपरली यूज नहीं करता था, तो क्या होता था कि ये पानी सीधे बह के पाकिस्तान में जाता था। तो अभी इस चीज को टैकल करने के लिए इंडिया ने क्या किया, वहां पे ये बैराज बनाया, डैम बनाया, जिससे कि हम जो भी पानी मिल रहा था उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें, जिससे कि हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला बेल्ट है, पंजाब वाला बेल्ट है, राजस्थान वाला बेल्ट है, यहाँ पे वाटर का प्रॉपरली सप्लाई हो, जिससे कि हम एग्रीकल्चर अच्छे से कर सकें और वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लेकर आए। तो ये इन सब चीज़ों के लिए इंडिया ने डेवलप किया था ये शाहपुर कांडी बैराज। तो देख लेते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये कब लाया गया था। तो ये बेसिकली ये लाया गया था 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा, और इसको इंटरमीडिएट किया था वर्ल्ड बैंक ने, और इसका वो एक सिग्नेटरी भी था। तो इसमें पूरा प्रॉपरली बताया गया कि कौन कंट्री कौन कौन से रिवर का कितना कितना परसेंट पानी यूटिलाइज करेगा। तो अभी के लिए देखेंगे, हमने बताया कि रवि, ब्यास, सतलज जो है इंडिया के नदी हैं, और जो CGI है मीन्स चेनाब, झेलम, इंडस, ये पाकिस्तान को दिए गए और इसके जो वाटर है वो पाकिस्तान को मिलेगा। तो इस कम जो ट्रीटी हुआ था इसके थ्रू एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाया गया था, जिससे कि इनकेस इस ट्रीटी से रिलेटेड कुछ भी इशू है तो आप यहाँ पे जाके अपने रिजोल्यूशन कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी इशू को टैकल करने के लिए यहाँ पे थ्री स्टेप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म लेकर आया गया था, जिसमें स्टेप 1 पे हम इंडस कमीशन के पास कोई भी इशू है वहाँ पे जाएंगे, इनकेस यहाँ पे रिजॉल्व नहीं होता है तो हमें एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ इनके साथ बैठ के अपना रिजोल्यूशन हम करेंगे पॉइंट्स का। और यहाँ पे भी नहीं होता है तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हम वर्ल्ड लेवल पे जो होता है यहाँ पे जाके हम अपने इश्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस ट्रीटी को लेकर क्या क्या इश्यूज हैं ये देख लेते हैं। क्योंकि देखेंगे कि पाकिस्तान हमेशा फ्रीक्वेंटली इसको अपोज करता रहता है इंडियन प्रोजेक्ट्स को, स्पेशली देखेंगे जैसे किशन गंगा हो गया, फिर रातले जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था झेलम नदी पे, चेनाब पे, इस पे भी इसमें हमेशा इशू क्रिएट करता रहता है। तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो है इंडिया हमेशा, आप जानते होंगे इस ट्रीटी के थ्रू ये बोला गया था कि आप जो सेकंड पॉइंट था कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के साथ आप अपने इश्यू को हाईलाइट करिए, बट इसको पाकिस्तान नहीं मानता है। ये इसका दूसरा इशू है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बायलेटरल रिलेशन है वो काफ़ी खराब है, स्पेशली टेररिज्म को लेकर। तो इसकी वजह से जब भी देखेंगे कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं होगा तो इशू होगा। और इसके साथ साथ क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इन दोनों कंट्री को काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं। तो ये सारे कुछ की चैलेंजेस थे, इश्यूज थे। तो इसका क्या क्या वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन होना चाहिए कि हम, पहला तो है कि हम इंडस वाटर जो ट्रीटी है इसको हम कैसे रिविजिट कर सकते हैं, कि इसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं, हमें करंट के इशू को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, और इसमें हम जो इंटरनेशनल वाटर लॉ है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि जो म्यूचुअल जो इशू है ये रिजॉल्व हो सके। और इसके साथ साथ जो इंडस वाटर कमिश्नर है इनको हम एम्पावर करना चाहिए, जिससे कि हम इसको पॉलिटिकल कोई टूल की तरह ना यूज करें और प्रॉपरली हम जो इशू है इसको रिजॉल्व करें। और इसके साथ रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, और जो भी डेटा है निकल के आता है इसको प्रॉपरली हम एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे कि आगे से चल के कोई इशू ना क्रिएट हो। तो आज के लिए हम यहीं पर अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं, लेक्चर नंबर 3। और हम जो भी रहेगा इसके आगे हम 2 या 3 लेक्चर में ट्राई करेंगे कि जो ये अपना इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक है इसको खत्म कर लें, और इसके बाद हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला मेंस 365 मैगजीन को लेकर आएंगे। और हम लोगों ने, जैसा कि मैंने बताया था, ऑलरेडी पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और सोशल इश्यूज टॉपिक को कवर कर लिया है। तो प्लीज़
आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।